मुझे ये दूध नहीं चाहिए। और तुम रोज सुबह सुबह यहाँ क्यों आ जाते हो? मैंने तुमसे 1000 बार कहा है कि मुझे दूध से एलर्जी है। अनुषा ने दरवाज़ा खोलते ही सामने खड़े आर्यमन को घूरते हुए कहा। आर्यमन दूध की कैन पकड़े दूध वाले के भेस में था और बोला, अनुषा जी, तुम्हें दूध से दिक्कत है या फिर मुझसे? मैं तो यहीं आऊँगा और तुम्हारे घर वालों को शुद्ध दूध की ज़रूरत है जो मैं उन्हें ला कर देता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरे नाम से बुलाने की? तुम सिर्फ एक दूध वाले हो। नाम तो मैं और भी बहुत कुछ बुला सकता हूँ, लेकिन अभी तो बस शुरुआत है, इसलिए अनुषा ही ठीक है। और ये दूध पिया करो, शायद तुम्हारा गुस्सा कुछ कम हो जाए। रात का अंधेरा भी पूरी तरह छटा नहीं था और भोर का धूसर उजाला गलियों में बिखरा हुआ था। जब अनुषा ने अपने कमरे के भारी पर्दे एक तरफ हटाए, उसे नींद नहीं आ रही थी, या शायद वो खुद को ये यकीन दिलाना चाह रही थी कि उसे नींद नहीं आ रही। उसकी नज़रें स्वाभाविक रूप से गली के उस मोड़ पर टिकी थीं जहां हर सुबह 5 बजे एक साइकिल दिखाई देती थी जिसके दोनों तरफ दूध के भारी कैन लटके होते थे। अनुषा के चेहरे पर नापसंदगी के बादल छा गए जब उसने घड़ी की तरफ देखा। अभी 5 बजने में 2 मिनट बाकी थे, लेकिन उसका दिल अजीब सी बेचैनी से धड़क रहा था। वो खुद से बार बार कह रही थी कि उसे उस बदतमीज दूध वाले से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसकी नज़रें किसी चुंबक की तरह उसी रास्ते पर टिकी हुई थीं। वो सोच रही थी कि आखिर उस इंसान में ऐसा क्या है जो उसे इतना परेशान करता है। उसकी साफ सुथरी तराशी हुई दाढ़ी, उसकी गहरी आंखें जो किसी आम मजदूर की लगती नहीं थी, और सबसे बढ़कर उसका वो लहजा जो किसी राजा जैसा था। अनुषा ने ठंडी आह भरी और आईने के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने अपने बिखरे हुए बालों को एक ऊंचे से जूड़े में कसकर बांधा, जैसे वो अपनी उलझनों को भी इसी तरह वश में करना चाहती हो। अचानक गली में बही जानी पहचानी साइकिल की घंटी सुनाई दी, और फिर उसके घर के मुख्य दरवाजे पर लगी कुंडी किसी ने बड़ी बेबाकी से खटखटाई। अनजाने ही न चाहते हुए भी अनुषा का दिल जोर से धड़क उठा, लेकिन जल्दी ही उसने अपनी इस हालत पर गुस्से का लबादा ओढ़ लिया और माथे पर गुस्से की लकीरें गहरी हो गईं। उसने अपना दुपट्टा संभाला और तेजी से सीढ़ियां उतरती हुई नीचे आई। उसकी माँ भी पूजा पाठ में व्यस्त थी, इसलिए अनुषा ने मौका अच्छा समझा कि आज वो खुद ही उससे हिसाब बराबर करेगी। उसने आंगन पार किया और झटके के साथ दरवाजे का एक पट खोला। सामने वही आर्यमन खड़ा था। दूध वाले के सादे भेष में होने के बावजूद उसके चेहरे पर आकर्षक छिप नहीं रहा था। उसने सफ़ेद कुर्ता और पायजामा पहन रखा था जिस पर कहीं कहीं दूध के छींटे लगे हुए थे, लेकिन उसके खड़े होने का अंदाज किसी आम दूध वाले जैसा विनम्र नहीं था। अनुष्का को गेट पर देखते ही आर्यमन के होठों पर वही खास और तीखी शरारती मुस्कान थी जिसने अनुषा के तन बदन में आग लगा दी। इससे पहले कि आर्यमन कुछ बोलता, अनुषा ने कड़ाई से उसे घूरा और तेज आवाज में बोली, मुझे नहीं चाहिए दूध। और तुम रोज सुबह सुबह यहाँ क्यों आ जाते हो? मैंने तुमसे 1000 बार कहा है कि मुझे दूध से एलर्जी है। आर्यमन ने बड़े इत्मीनान से अपनी कैन नीचे रखी और हाथ झाड़ते हुए सीधा खड़ा हो गया। उसकी नज़रें अनुषा के गुस्से से लाल चेहरे का चक्कर काट रही थीं, जैसे वो इस गुस्से का आनंद ले रहा हो। अनुषा मैडम, तुम्हें दूध से दिक्कत है या मुझसे? मैं तो यहीं आऊँगा क्योंकि तुम्हारे घर वालों को शुद्ध दूध की ज़रूरत है। आर्यमन का लहजा इतना सीधा और आत्मविश्वास से भरा था कि अनुषा को अपना अपमान महसूस हुआ। वो एक कदम आगे बढ़ी और अपनी उंगली उठाकर उसे चेतावनी देने वाले अंदाज में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरे नाम से बुलाने की? तुम सिर्फ एक दूध वाले हो, अपनी औकात में रहकर बात किया करो। आर्यमन ने जरा भी ढील नहीं दिखाई, बल्कि एक कदम और अनुषा के करीब आया, जिस पर अनुषा हड़बड़ाकर 1 इंच पीछे हट गई। आर्यमन ने झुककर उसकी आंखों में झांका, जहां सिर्फ नफरत और गुस्सा था। नाम तो मैं और भी बहुत कुछ बुला सकता हूँ तुम्हें, लेकिन अभी बस शुरुआत है, इसलिए अनुषा ही ठीक है। और ये दूध पिया करो, शायद तुम्हारा गुस्सा कुछ कम हो जाए। आर्यमन ने बड़े प्यार से लेकिन व्यंग्यात्मक अंदाज में उसे सलाह दी। अनुषा का मन किया कि वो सामने रखी कैन उठाकर उसके सिर पर दे मारे। तुम होते कौन हो मुझे सलाह देने वाले? और ये आखिरी बार कह रही हूँ कि कल से यहाँ नज़र मत आना, वरना मैं पुलिस को बुला लूँगी, अनुषा ने धमकी दी। लेकिन आर्यमन ने एक ठहाका लगाया जो सुबह के उस सन्नाटे में दूर तक गूंजा। वो पुलिस वाला भी मुझसे ही दूध लेता है देवी जी, इसीलिए ये धमकियाँ किसी और को देना। आर्यमन ने अपनी कैन उठाई और उसे एक गहरी नज़र से देखते हुए वापस अपनी साइकिल की ओर बढ़ गया।
अनुषा वहीं खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। उसका पूरा वजूद गुस्से से थरथराने लगा था। वो उस इंसान की ढिठाई पर हैरान थी कि वो एक दूध वाला होकर उसे चुनौती दे रहा था। वो गुस्से से पैर पटकती हुई अंदर आई और दरवाजा इतनी जोर से बंद किया कि पूरे घर में उसकी गूंज सुनाई दी। वो रसोई में आई तो उसकी सांसें अब भी फूली हुई थीं। उसने फ्रिज से पानी की बोतल निकाली और एक ही सांस में आधी खाली कर दी। उसे बार बार आर्यमन की वो आंखें याद आ रही थीं जिनमें एक अजीब सा दावा था। वो रसोई के स्लैब पर हाथ टिकाकर वहीं खड़ी हो गई और सोचने लगी, आखिर ये इंसान चाहता क्या है। उसने कभी उसे गली में किसी और लड़की से बात करते नहीं देखा था, लेकिन जब वो उसके सामने आती थी तो वो बिल्कुल बदल जाता था। अनुषा को अपनी खूबसूरती पर नाज था, लेकिन वो ये नहीं चाहती थी कि कोई मामूली दूध वाला उसे इस तरह संबोधित करे। उसने तय कर लिया था कि वो अपनी माँ से कहेगी कि इस दूध वाले को बदल दें, लेकिन वो ये बात अच्छी तरह जानती थी कि उसकी माँ आर्यमन के दूध की गुणवत्ता की इतनी कायल थी कि वो उसे कभी नहीं मना करेंगी। वो वापस कमरे में आई और बिस्तर पर गिर गई। उसके दिमाग में आर्यमन के वो शब्द हथौड़े की तरह बज रहे थे कि अभी तो शुरुआत है। इसका मतलब क्या था? क्या वो उसे पहले से जानता था या सिर्फ उसकी बदतमीजी थी? अनुषा ने तकिया अपने चेहरे पर रख लिया ताकि इन ख्यालों से अपना पीछा छुड़ा सके, लेकिन आर्यमन की वो मुस्कान उसके दिमाग के पर्दे पर छप चुकी थी। उसने घड़ी की ओर देखा, अब 6 बज रहे थे और शहर की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। लेकिन अनुषा का सुकून छिन चुका था। उसने सोचा कि वो आज कॉलेज नहीं जाएगी, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि घर बैठकर वो सिर्फ उसी के बारे में सोचती रहेगी। वो उठी और तैयार होने के लिए बाथरूम की ओर बढ़ गई, लेकिन उसके दिमाग में अब भी वही दूध वाले की शरारती मुस्कान और चमकती आंखें घूम रही थीं। वो शीशे के सामने खड़ी अपनी आंखों में उतरे गुस्से को देख रही थी और खुद से वादा कर रही थी कि वो उस दूध वाले को उसकी औकात दिखा कर रहेगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। कॉलेज से वापसी के बाद भी अनुषा का मूड वैसा ही भारी था जैसा सुबह उस दूध वाले ने कर दिया था। उसने बैग बिस्तर पर पटका और खुद हॉल में आकर सोफे पर ढह सी गई। उसकी माँ रसोई से बाहर आई तो उसे यूं बेढंग बैठे देखकर ठिठक गई। अरे क्या बात है अनुषा, तुम यहाँ पर यूं उदास और बेजार क्यों बैठी हो? कहीं तबीयत तो खराब नहीं है? माँ ने उसके माथे पर हाथ रखते हुए चिंता से पूछा। अनुषा ने झटके से सिर पीछे किया और झुंझलाकर बोली, कुछ नहीं हुआ माँ, बस सिर में थोड़ा सा दर्द है। और ऊपर से वो सुबह दूध वाला, उसने मेरा सारा दिन बर्बाद कर दिया। आप हमारा दूध वाला बदल क्यों नहीं लेती? सुबह सुबह आकर घंटी बजा देता है और नींद खराब कर देता है मेरी। माँ ने गहरी सांस ली और उसके पास बैठ गई। वो बेचारा तो अपना काम कर रहा है, तुम उसके पीछे क्यों हाथ धोकर पड़ गई हो? वैसे भी इतना शुद्ध दूध पूरे मोहल्ले में कोई नहीं देता और तुम हो कि उससे लड़ती रहती हो। अनुषा का दिल चाहा कि वो चीख कर बताए कि वो बेचारा उसे किस तरह की नज़रों से देखता है, लेकिन फिलहाल वो खामोश रही क्योंकि वो जानती थी कि उसकी माँ आर्यमन के सीधेपन की कायल हो चुकी थी। वो उठकर अपने कमरे में चली गई और अभी कपड़े बदले ही थे कि उसके मोबाइल की स्क्रीन पर रिया का नाम चमकने लगा। रिया का घर ठीक उनके सामने था और वो गली की हर हलचल पर नजर रखती थी। अनुषा ने कॉल उठाई तो दूसरी तरफ से रिया का शरारती ठाका गूंजा। आज तो सुबह बड़ी तीखी नोकझोंक चल रही थी। क्या बात है? वो दूध वाला तो तुम्हारे सामने बिल्कुल हीरो बनकर खड़ा था। रिया की बात सुनकर अनुषा ने दांत पीसे। तो मेरा दिमाग खराब ना करो रिया, पहले उस बदतमीज ने मेरा सुकून बर्बाद किया हुआ है और तुम हो कि उसे हीरो कह रही हो। अनुषा ने कड़क कर जवाब दिया। रिया ने बात को हवा देते हुए कहा, देखो अनुषा, मैंने उसे गौर से देखा है। उसके चलने का अंदाज, उसकी बातचीत और वो जिस तरह की महंगी घड़ी कभी कभी अपनी आस्तीन के नीचे छिपाता है ना, वो किसी दूध वाले की तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। मुझे तो लगता है कि वो तुम्हारा कोई पुराना आशिक है जो ये रूप धरकर तुम्हारे करीब आना चाहता है। अनुषा का दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? उसने फ़ोन कान से हटाया और फिर बिना सोचे समझे कॉल काट दी। लेकिन रिया की कही हुई बातों ने उसके दिमाग में एक तूफान खड़ा कर दिया था। वो खिड़की के पास आई और गली के उस खाली रास्ते को देखने लगी जहां अब शाम के साए गहरे हो रहे थे। उसने सोचा कि अगर वो दूध वाला बाकी कोई और है तो वो उसकी सच्चाई जानकर रहेगी। अगले 2 दिन अनुषा ने एक नई योजना बनाई। वो सुबह के समय दूध लेने नहीं गई, बल्कि उसने अपनी छोटी बहन को भेज दिया और खुद पर्दे के पीछे छिपकर
आर्यमन का रिएक्शन देखने लगी। आर्यमन जब आया तो उसकी नज़रें बेचैनी से दरवाजे के अंदर झांक रही थीं, जैसे वो किसी खास चेहरे को ढूंढ रहा हो। और जब उसने अनुषा की बहन को देखा तो उसके चेहरे पर साफ मायूसी फैल गई थी, जो अनुषा की नज़रों से ओझल न रह सकी। तुम्हारी दीदी कहाँ है? आर्यमन ने दूध देते हुए दबी आवाज़ में पूछा। वो सो रही हैं, बहन ने मासूमियत से जवाब दिया। तो आर्यमन ने एक लंबी सांस ली और खामोशी से कैन उठाकर चला गया। अनुषा पर्दे के पीछे खड़ी ये सब देख रही थी और उसे एक अजीब सी जीत की खुशी महसूस हुई कि उसने आर्यमन को तड़पाया है। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर कायम न रह सकी, क्योंकि आर्यमन की वो उदास नज़रें उसे बार बार याद आने लगी थीं। वो सारा दिन घर के कामों में जी चुराने लगी और उसकी माँ बार बार टोकती रही कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है, तुम इतनी गुमसुम क्यों हो। शाम को जब चाय का समय हुआ तो अनुषा की बुआ का फ़ोन आ गया, जिन्होंने अगले हफ्ते अपनी बेटी के जन्मदिन की दावत रखी थी। अनुषा ने फ़ोन रखा तो उसके दिमाग में एक ख्याल कौंधा कि उसे इस दावत में पूरी तरह तैयार होकर जाना चाहिए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में वापस लौट सके और उस दूध वाले के जादू से निकल पाए। उसने अलमारी खोली और अपनी पसंदीदा ब्लैक साड़ी निकाली, जो उसने पिछले साल एक ख़ास मौके के लिए ख़रीदी थी। उसने साड़ी को अपने बदन से लगाकर देखा और सोचने लगी कि वो उस रात इतनी खूबसूरत लगेगी कि कोई उसे पहचान नहीं पाएगा। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में ये ख्वाहिश भी अंगड़ाई ले रही थी कि काश वो दूध वाला उसे इस रूप में देख पाता, ताकि उसे एहसास हो कि वो किस स्तर की लड़की से बदतमीजी कर रहा है। उसे अपनी सोच पर खुद भी गुस्सा आया, लेकिन उसे दूध वाले की वो रहस्यमयी शख्सियत उसे अपनी गिरफ्त में लेती जा रही थी। अगले 2 दिन आर्यमन लगातार आता रहा, लेकिन अनुषा ने अपनी जिद लगातार बनाए रखी और उसके सामने नहीं आई। जबकि आर्यमन की हालत अब ऐसी हो चुकी थी कि वो दूध देने के बाद भी काफ़ी देर गली में खड़ा रहता, जैसे उसे उम्मीद हो कि अनुषा शायद किसी काम से बाहर निकले। अनुषा की दोस्त रिया ने उसे मैसेज किया कि तुम्हारा आशिक तो अब गली का चौकीदार बनता जा रहा है, क्या उसे मार डालने का इरादा है? अनुषा ने मैसेज पढ़कर मुस्कुरा दिया, लेकिन जवाब नहीं दिया। वो चाहती थी कि आर्यमन को उसकी कमी का एहसास हो और वो खुद अपनी हकीकत उसके सामने बयान करने पर मजबूर हो जाए। अभी वो इन्हीं सोचों में थी कि उसकी माँ ने आकर बताया कि कल हमें बुआ के घर जल्दी पहुंचना है, क्योंकि वहाँ मेहमानों की सूची काफ़ी लंबी है। अनुषा ने सिर हिलाया और अपनी ब्लैक साड़ी की ओर देखा, जो हैंगर पर लटकी अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। लेकिन उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि कल की रात उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खुलासा होने वाला है। उधर बुआ के घर में जश्न का माहौल फैला हुआ था और हर तरफ रोशनी की चकाचौंध थी, लेकिन अनुषा के दिल में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। उसने ब्लैक साड़ी के पल्लू को ठीक किया और शीशे में अपना अक्स देखा। काजल लगी बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पर हल्का सा मेकअप और खुले बाल उसकी शख्सियत को जादुई बना रहे थे। उसने सोचा था कि वो समारोह में जाकर अपनी तमाम उलझनें भूल जाएगी, लेकिन दूध वाले की वो खामोश तड़प उसे अब भी बेचैन कर रही थी। वो गाड़ी से नीचे उतरी और आत्मविश्वास से भरे कदमों के साथ बंगले के अंदर दाखिल हुई, जहां संगीत की धीमी लहरें हवा में रक्स कर रही थीं। उसकी सबसे अच्छी दोस्त और उसकी बुआ की बेटी सीमा उसे देखते ही दौड़ी चली आई और उसे गले से लगा लिया। अनुषा, तुम तो आज बाकी कह ढारी हो। मुझे तो डर है कि कहीं मेरे जन्मदिन की सारी अटेंशन तुम ही समेट न लो, सीमा ने शरारत से कहा। तो अनुषा ने सिर्फ एक थकी हुई मुस्कान दी। वो दोनों हंसती बातें करती हुई हॉल के बीच में पहुंची, जहां मेहमानों का तांता लगा हुआ था। अनुषा की नज़रें बेवजह इधर उधर घूम रही थीं कि अचानक ही उसकी सांसें रुक सी गईं। हॉल के दूसरे कोने में कुछ बिजनेस टाइकून्स के बीच एक लंबा सा और बेहद शानदार पर्सनालिटी का इंसान खड़ा था, जिसने गहरे नीले रंग का 3-पीस सूट पहन रखा था। उसके बाल बड़े ही सलीके से बने हुए थे और हाथ में मौजूद महंगी घड़ी की चमक दूर से ही नजर आ रही थी। ये तो दूध वाला है। अनुषा के कदम वहीं जम गए। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। वो इंसान जो सुबह मैले कपड़ों में दूध का कैन उठाए गलियों में घूमता था, इस समय वहाँ का सबसे आकर्षक और प्रतिष्ठित इंसान लग रहा था। उसे अपनी तरफ देखता पाकर आर्यमन के होठों पर वही शरारती मुस्कान रेंग गई, जो अनुषा के लिए जानी पहचानी थी। अगले ही पल अनुषा का गुस्सा अचानक ही चरम पर पहुंच गया। उसे लगा जैसे उसके साथ कोई बहुत बड़ा मजाक किया गया हो। वो गुस्से में भरी हुई अपनी साड़ी संभालती हुई सीधी आर्यमन की तरफ बढ़ी। आर्यमन ने उसे करीब आते देखा तो अपने हाथ में मौजूद
जूस का गिलास एक तरफ रख दिया और बड़े सुकून से उसका इंतजार करने लगा। ये क्या तमाशा है? कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गए हो? अनुषा ने दांत पीसते हुए लेकिन धीमी गुस्सैल आवाज में पूछा, ताकि कोई और न सुन सके। आर्यमन ने एक गहरी सांस ली और अपनी काली आंखों से अनुषा के गुस्से से लाल होते चेहरे को देखा। देवी जी, आप मेरे पीछे यहाँ तक आई हैं। मैं नहीं, क्योंकि ये मेरा घर है। आर्यमन का लहजा इतना गरिमामय और ठहरा हुआ था कि अनुषा के पैरों तले से जमीन निकल गई। इससे पहले कि वो कोई जवाबी हमला करती, सीमा वहां पहुंच गई और बड़े जोश से आर्यमन का बाजू थाम लिया। अरे अनुषा, तुम मेरे कजन से मिलनी? ये आर्यमन है, पापा के छोटे भाई के बेटे, जो पिछले हफ्ते ही अमेरिका से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आए हैं। सीमा ने परिचय करवाया तो अनुषा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उस पर ठंडा पानी डाल दिया हो। कुछ दिन पहले आए हैं? अनुषा ने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। जी हाँ, और आते ही इन्होंने बिजनेस भी संभाल लिया है। वैसे आर्यमन भाई, आप अनुषा को कैसे जानते हैं? सीमा ने उत्सुकता से पूछा। आर्यमन ने अनुषा की आंखों में झांका, जहां अब हैरानी और शर्मिंदगी का तूफान था। बस यूं ही समझ लो सीमा कि हमारी पहचान कुछ शुद्ध किस्म की है, बल्कि काफ़ी सफ़ेद और पारदर्शी। आर्यमन ने दूध की तरफ इशारा करते हुए शरारती अंदाज में कहा तो अनुषा का मन किया कि वो जमीन में गड़ जाए। पूरा परिवार अब वहाँ पर जमा हो रहा था। अनुषा के माता पिता और आर्यमन के माता पिता एक दूसरे से बड़ी ही गर्मजोशी से मिल रहे थे। भगवान, कितनी प्यारी जोड़ी लगती है दोनों की। अनुषा ने दूर खड़े अपने माँ बाप को आर्यमन की माँ से बात करते सुना तो उसके दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। आर्यमन लगातार उसे अपनी नज़रों के घेरे में लिए हुए था, जैसे वो उसकी हर हरकत का आनंद ले रहा हो। उसे अब समझ आ रहा था कि जब भी आर्यमन का सामना उसकी माँ से होता था तो वो अपने मुंह पर गमछा क्यों लपेट लेता था। यकीनन उसकी माँ उसे पहचानती थी और वो अपनी पहचान छुपाकर वहाँ दूध देने आता था। अनुषा वहाँ अब और ज़्यादा नहीं रुक सकती थी। वो तेजी से पलटी और हॉल से बाहर लॉन की तरफ निकल गई, जहाँ ठंडी हवा चल रही थी। उसे अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आ रहा था कि वो एक ऐसे इंसान को दूध वाला समझकर जलील करती रही जो असल में इतना बड़ा आदमी था। उसे याद आया कि वो किस तरह उसे उसकी औकात याद दिलाती थी और अब उसे अपनी औकात छोटी लग रही थी। रात में जब वो घर वापस आई तो उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। वो अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर गिर गई। थोड़ी देर बाद उसने दीवार के पार अपने माँ बाप के कमरे से उनकी धीमी आवाज़ें सुनी। कितना प्यारा बच्चा है आर्यमन, सादगी से उसके चेहरे से टपकती है। हमारी अनुषा के लिए भी कोई ऐसा ही मिल जाए तो जिंदगी संवर जाए, उसके पापा कह रहे थे। अनुषा के चेहरे पर एक हल्की सी अनचाही मुस्कान आ गई। मैं क्यों मुस्कुरा रही हूँ? वो तो एक धोखेबाज है, उसने खुद को डांटा, लेकिन उसका दिल उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। वो उठी और जैसे अपना मोबाइल उठाया, एक अनजान नंबर से मैसेज आया हुआ था। अपने छोटे से दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालो, सर दर्द हो जाएगा। मैसेज पढ़ते ही अनुषा का दिल जोर से धड़का। ये आर्यमन था। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मैसेज को बार बार पढ़ती रही। काफ़ी देर बाद एक और मैसेज आया। ब्लैक साड़ी आप पर बहुत जच रही थी, लेकिन गुस्सा उससे भी ज़्यादा जचता है। अनुषा ने मोबाइल सीने से लगा लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे नफरत करे या उसकी इस तवज्जो पर खुश हो। आर्यमन ने मैसेज पर मैसेज भेजे, कभी उसे छेड़ा तो कभी उसकी खूबसूरती की तारीफ की। अनुषा हर मैसेज पढ़ती और उसके चेहरे पर लाली आ जाती, लेकिन अपनी अना की खातिर उसने एक का भी जवाब न दिया। आखिर में उसने सोचा कि अगर उसने जवाब दिया तो आर्यमन उसे कमज़ोर समझेगा, इसलिए उसने बड़ी मुश्किल से दिल पर पत्थर रखकर उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। अब आकर दिखाना गली में, उसने बड़बड़ाते हुए आंखें मूंद लीं, लेकिन उसे क्या पता था कि अगली सुबह उसके लिए क्या पैगाम लाने वाली है। अगली सुबह जब अनुषा की आंख खुली तो सूरज की तीखी किरणें खिड़की के पर्दों को चीरती हुई उसके चेहरे पर सुबह होने की दस्तक दे रही थी। उसने कसमसाकर आंखें खोली तो दिमाग में सबसे पहले कल रात का वो मंजर लहराया, जब आर्यमन ने सरेआम उसके सामने अपनी हकीकत जाहिर की थी। उसने तकिए के नीचे हाथ मारकर अपना फ़ोन निकाला और लॉक खोलते ही उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। जिस नंबर को उसने रात बड़े शाने बेनियाजी से ब्लॉक कर दिया था, उसका तो नामो निशान नहीं था, लेकिन स्क्रीन पर 5 अलग अलग अनजान नंबरों से मैसेजेस की एक लंबी कतार लगी हुई थी। ब्लॉक करना हल नहीं है अनुषा, पहले मैसेज के शब्द उसे चिढ़ाने के लिए काफ़ी थे। तुम्हारी नाजुक उंगलियां थक जाएंगी नंबर ब्लॉक करते करते, लेकिन आर्यमन के पास सिम कार्ड्स की कमी नहीं है।
बेहतर है कि हकीकत को स्वीकार करो। दूसरे मैसेज में वही खास लहजा था जो उसे कभी दूध वाले के रूप में सुनाई दिया करता था। अनुषा ने गुस्से से फ़ोन बिस्तर पर पटक दिया, लेकिन उसके होंठों पर एक बेसाख्ता मुस्कान आ गई जो उसके काबू से बाहर थी। वो सारा दिन घर के कामों में खुद को व्यस्त रखने की नाकाम कोशिश करती रही। रसोई में बर्तन धोते हुए या कपड़े प्रेस करते हुए उसे बार बार आर्यमन का वो सूट में गरिमामय चेहरा याद आ रहा था। उसे रह रहकर गुस्सा आता कि आर्यमन ने इतने दिन उसे बेवकूफ़ बनाया, लेकिन फिर उसकी वो रहस्यमयी आंखें याद आती तो गुस्सा झाग की तरह बैठ जाता। वक्त जैसे रेंग रहा था। एक हफ्ता ऐसी मानसिक उधेड़ बुन नोक झोंक और आर्यमन के नए नए नंबरों से आने वाले पैगामों में गुजर गया। अनुषा ने तय कर लिया था कि वो कोई जवाब नहीं देगी, लेकिन वो हर मैसेज को 10-10 बार पढ़ती थी। एक दोपहर जब अनुषा कॉलेज से वापस आई तो गली के बाहर खड़ी कीमती गाड़ियों को देखकर उसके कदम रुक गए। घर के बाहर वही जानी पहचानी काली गाड़ी खड़ी थी जिसे उसने बुआ के घर देखा था। उसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा। जैसे वो हॉल में दाखिल हुई, सामने का मंजर किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। वहाँ उसके माँ बाप के साथ आर्यमन के मम्मी पापा बैठे हंसी मजाक कर रहे थे और खुद आर्यमन सफ़ेद कड़क चमचमाती शर्ट और ब्लू पैंट में सोफे पर टांग रखे बड़े इत्मीनान से चाय पी रहा था। उसे देखते ही आर्यमन की आंखों में एक विजेता जैसी चमक उभरी जिसने अनुषा को और भी हड़बड़ा दिया। आ गई अनुषा बेटा, आओ देखो तुम्हारे लिए कितना बड़ा सरप्राइज है, उसकी माँ ने चहकते हुए कहा तो अनुषा के हलक में जैसे शब्द फंस गए। वो उसी कॉलेज की यूनिफॉर्म में कंधे पर बैग लटकाए स्तब्ध खड़ी थी। आर्यमन की माँ ने आगे बढ़कर बेहद लाड प्यार से उसका माथा चूमा और उसके हाथों में सोने के भारी कंगन पहना दिए। आर्यमन की ही जिद थी कि रिश्ता पक्का हो तो आज ही हो, वरना हम तो अगले महीने का सोच रहे थे, बुआ ने आर्यमन की तरफ शरारत से देखते हुए कहा। अनुषा ने बेसाख्ता आर्यमन की ओर देखा जो अपनी चाय की चुस्की लेते हुए उसे कुछ इस नशीले अंदाज से निहार रहा था जैसे साफ कह रहा हो, मैंने कहा था ना मैडम जी कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है। उसकी सगाई आर्यमन से तय हो चुकी थी और उसे विरोध करने का एक पल भी नहीं मिला। थोड़ी देर के बाद जब घर के सभी लोग बातचीतों में बिजी थे, अनुषा पानी पीने के बहाने रसोई की ओर भागी ताकि उसे दम घोटने वाले माहौल से पल भर के लिए थोड़ी देर के लिए कुछ राहत पा सके। वो रसोई में दाखिल हुई और कांपते हाथों से ठंडी पानी का गिलास भरकर पीने ही वाली थी कि पीछे से भारी कदमों की आहट सुनाई दी। उसने घबराकर मुड़कर देखा तो आर्यमन फ़ोन कान से लगाए किसी से बात करने का नाटक करते हुए अंदर चला आया। जैसे ही उसकी नज़र पड़ी कि रसोई में उन दोनों के अलावा कोई तीसरा नहीं है, उसने झटके से फ़ोन जेब में डाला और बड़ी फुर्ती से अनुषा के एकदम करीब आ गया। अनुषा ने पीछे हटने की नाकाम कोशिश की, लेकिन आर्यमन ने बड़ी महारत से उसका रास्ता रोकते हुए रसोई के स्लैब पर दोनों हाथ टिका दिए और उसे अपने जिस्म के पूरे घेरे में कैद कर लिया। ये क्या बदतमीजी है आर्यमन, कोई आ जाएगा, अनुषा ने घबराकर बेहद दबी और कांपती आवाज़ में कहा। आने दो, अब तो मैं आधिकारिक तौर पर मंगेतर हूँ आपका, अब तो पुलिस भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है मैडम। आर्यमन ने उसकी आंखों की गहराइयों में झांकते हुए वही पुराना शरारती जुमला दोहराया। अनुषा की सांसें उसकी इतनी नज़दीकी से पूरी तरह बेतरतीब होने लगीं। उसके महंगे परफ्यूम की खुशबू को महसूस करते दिल सीने में धड़कने की बजाय जैसे उछल रहा था। आपने ये सब क्यों किया? इतना बड़ा झूठ दूध वाले बनकर मेरे सामने क्यों आए थे? आपको सच में लगता है कि मैं आपके साथ कभी खुश रह पाऊंगी? उसने आंखों में झूठी बेरुखी और तलखी लाते हुए कहा। आर्यमन जरा सा नीचे झुका और उसके गर्म सांसों को छूते हुए उसके कान के पास फुसफुसाया। खुश तो तुम बहुत हो अनुषा, बस तुम्हारी ये जालिम अना तुम्हें ये सच मानने नहीं दे रही। वैसे यूनिफॉर्म तुम पर बहुत जच रही है, लेकिन वो ब्लैक साड़ी, वो तो कुछ और ही कयामत थी। रही बात दूध वाला बनने की, तो वो तो बस मेरा एक छोटा सा एडवेंचर था। हमारे घर जो दूध देने आता था, बस उसकी साइकिल उठाकर तुम्हारा ये गुस्से से लाल चेहरा देखने चला आता था। इससे पहले कि अनुषा पूरे जोर से उसे पीछे धकेलती, बाहर से किसी के आने की आहट हुई और आर्यमन बड़े इत्मीनान से पीछे हटा। उसने दोबारा फ़ोन निकाल कर बात करना शुरू कर दिया, जैसे अभी अभी यहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। अनुषा का दिल इतनी ज़ोरों से धड़क रहा था मानो अभी सीना चीरकर बाहर आ जाएगा। वो तेज़ी से रसोई से निकली और सीधे अपने कमरे की ओर भाग गई। जब सभी मेहमान चले गए और पूरे घर में एक गहरा सन्नाटा छा गया, तो वो बेजान सी होकर अपने बिस्तर पर ढह गई। उसे अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि जो इंसान रोज़ सुबह उसकी गली में एक मामूली
दूध वाले के भेष में उसे तंग किया करता था। आज वही अधिकार के तौर पर उसका जीवन साथी बनने जा रहा था। तभी उसका फ़ोन जोर जोर से बज उठा। स्क्रीन पर वही जाना पहचाना पुराना नंबर जगमगा रहा था, लेकिन इस बार अनुषा की उंगलियों ने उसे ब्लॉक नहीं किया। उसने कांपते हाथों से कॉल उठाई, पर मुंह से एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। सोना नहीं है अभी, अभी तो बहुत सी बातें बाकी हैं मैडम जी। आर्यमन की मखमली और भारी आवाज़ फ़ोन के उस पार से किसी जादुई सम्मोहन की तरह गूंजी। अनुषा ने बड़ी मुश्किल से अपने उबलते हुए जज्बातों पर काबू पाया और बेजारी का नाटक करते हुए बोली, आपका मकसद तो पूरा हो गया ना, अब क्यों फ़ोन कर रहे हैं मुझे? आर्यमन ने गहरी सुलगती हुई सांस ली। मकसद तो तुम्हें पाना था अनुषा, जो पूरा हो गया, लेकिन अब तुम्हें अपनी मोहब्बत के जाल में ताउम्र के लिए गिरफ्तार करना बाकी है। वो जो तुम मुझे दूध वाला कहकर जलील किया करती थी ना, अब उसी दूध वाले की बेपनाह मोहब्बत का स्वाद चखना पड़ेगा तुम्हें। अनुषा जवाब में कुछ बोल न सकी। वो बस खामोश रहकर उसकी सांसों की गर्माहट और आवाज़ सुनती रही। उसका दिल चाह रहा था कि वो चिल्ला चिल्ला कर उसे बहुत कुछ कहे, उसे बताए कि उसे कितना गुस्सा आया था, लेकिन उसकी जुबान ने बिल्कुल साथ नहीं दिया। अच्छा सुनो, अपने कमरे की खिड़की पर आओ, मैं उसी दूध वाले की साइकिल पर तुम्हारी एक झलक देखने के लिए आया हूँ। ये सुनते ही अनुषा का दिल जोर से धड़क उठा। आप पागल हैं, रात के इस वक्त? उसने फुसफुसाते हुए धीरे से कहा, पर उसकी आवाज़ में शिकायत से ज़्यादा एक मीठी सी बेचैनी थी। दबे पांव खिड़की की ओर बढ़ते उसने जैसे ही पर्दा थोड़ा सा सरकाया, चांदनी रात में साइकिल से टिके खड़े उस सरफिरे को देखकर उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान तैर गई। उसकी आंखों की चमक साफ बता रही थी कि दिल तो उसका भी इसी हसीन पागलपन में पूरी तरह से शामिल था। हवा के एक ठंडे झोंके ने अनुषा की जुल्फों को बिखेरा तो नीचे खड़े उसने धीरे से हाथ हिलाकर मानो उसकी सादगी को सलाम किया। उस खामोश और तारों भरी रात में बिना किसी शब्द के दोनों की धड़कनें एक ही ताल में गा रही थीं, मोहब्बत का सबसे खूबसूरत नगमा। आई लव यू जान। फ़ोन में आर्यन की मदहोश और भारी आवाज़ गूंजी तो अनुषा का दिल जोर से धड़क उठा। गाल शर्म के मारे दहक उठे। जल्दी से खिड़की का पर्दा गिराते उसने बिना कुछ कहे कॉल काट दी, लेकिन इस बार भी उसने नंबर ब्लॉक नहीं किया। उसने फ़ोन को सीने से कसकर भींच लिया और बेड पर लेटी छत को टकटकी लगाए घूरने लगी। उसके होंठों पर एक ऐसी दिलकश मुस्कान खिल उठी जिसे वो खुद से भी छिपाना चाहती थी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि बाहर गली में खड़ी रिया अपने दिल में अनुषा के लिए कितना जहर और नफरत भर रही थी। रिश्ता पक्का होने के बाद के अगले कुछ दिन अनुषा के लिए किसी हसीन ख्वाब जैसे गुजर रहे थे, लेकिन इस ख्वाब की कशिश उसे पूरी तरह सोने भी नहीं दे रही थी। वो जब भी अकेली होती, आर्यमन का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, उसकी वो कातिलाना नज़रें और उसके शरारती जुमले उसके दिमाग में गूंजने लगते। आर्यमन ने बाकायदा कॉल्स और मैसेजेस की बौछार शुरू कर दी थी, लेकिन अनुषा अब भी अपनी खास अना और गुरूर के खोल में बंद थी। वो कॉल उठा तो लेती, लेकिन बात बहुत संभल कर और संक्षेप में करती, ताकि आर्यमन को जरा भी गुमान न हो कि वो इतनी जल्दी हार मान चुकी है। दूसरी तरफ रिया, जो अनुषा के घर के ठीक सामने रहती थी, उसके लिए ये सब किसी भयानक सदमे और वज्रपात से कम नहीं था। उसे जब से पता चला था कि गली में आने वाला वो खूबसूरत रौबीला नौजवान असल में करोड़पति आर्यमन है और अब वो अनुषा का मंगेतर बन चुका है, उसके सीने में जलन और ईर्ष्या की भयानक आग भड़क उठी थी। रिया हमेशा से खुद को अनुषा से कहीं ज़्यादा खूबसूरत और बेहतर समझती आई थी, और उसे ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि अनुषा की किस्मत इतनी अचानक और इतनी तेज़ी से कैसे चमक गई। एक शाम रिया बड़े दिखावटी प्यार और गर्मजोशी से अनुषा के घर आई, जैसे वो उसकी सबसे बड़ी हमदर्द और शुभचिंतक हो। अनुषा, तुम तो सच में बहुत खुशनसीब निकली यार। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि वो मामूली सा दूध वाला इतना बड़ा बिजनेसमैन निकलेगा। रिया ने सोफे पर बैठते हुए बड़े बनावटी अंदाज में कहा और अपनी भूखी नजरें चारों ओर घुमाई, जैसे कुछ सुराग ढूंढ रही हो। अनुषा ने एक शर्मीली और दिलकश मुस्कान के साथ चाय का गर्म कप उसकी तरफ बढ़ा दिया। बस किस्मत की बात है रिया, मैंने तो खुद उसे कितना बुरा भला कहा था, कभी उसे सीधे मुंह बात भी नहीं की थी। अनुषा ने बातों बातों में रिया को उलझाए रखा। इसी दौरान जब अनुषा रसोई में दूसरा कप लेने गई तो रिया ने झपट्टा मारकर मेज पर रखा अनुषा का फ़ोन उठा लिया। किस्मत से अनुषा का फ़ोन अनलॉक था। रिया ने तेजी से आर्यमन का नंबर निकाला और अपने फ़ोन में सेव कर लिया। उसका मकसद सिर्फ नंबर हासिल करना नहीं था, बल्कि वो कुछ ऐसा खेल रचना चाहती थी जिसमें
जिससे इस नए नए बने रिश्ते की बुनियादें हिल जाएं। उसी रात जब अनुषा अपने कमरे में सुकून से बैठी थी, उधर रिया ने अपने एक दूसरे अननोन नंबर से आर्यमन को मैसेजेस भेजना शुरू कर दिया। तुम्हें क्या लगता है कि अनुषा तुमसे मोहब्बत करती है? अरे वो तो मजबूरी में ये रिश्ता निभा रही है, क्योंकि तुम बहुत अमीर हो। आर्यमन, जो उस वक्त अपने ऑफिस के जरूरी काम में डूबा हुआ था, मैसेज पढ़ते ही चौंक गया। उसने पहले तो इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर में जैसे मैसेजेस का सैलाब आ गया। उसमें अनुषा के बारे में ऐसी ऐसी जहरीली बातें लिखी थीं कि किसी भी मर्द का खून खौल उठे। रिया ने लिखा, अनुषा तो अपने कॉलेज के लड़के को पसंद करती है और तुमसे शादी सिर्फ बदला लेने के लिए कर रही है, ताकि तुम्हें नीचा दिखा सके। आर्यमन का दिमाग घूम गया। उसे तुरंत याद आया कि कैसे अनुषा हमेशा उससे बेरुखी बरतती थी, कभी सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। उसके सीधे साधे दिल में शक का पहला जहरीला बीज बो दिया गया था। अगली सुबह जब आर्यमन ने अनुषा को कॉल किया तो उसके लहजे में वो पुरानी गर्मजोशी और तड़प नहीं थी। उसकी जगह एक अजीब सी बर्फीली ठंडक थी। क्या तुम आज कॉलेज जा रही हो? आर्यमन ने सपाट आवाज में पूछा। अनुषा, जो उस समय कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी, उसकी बदली हुई आवाज़ सुनकर बुरी तरह से हैरान रह गई। जी, मैं कॉलेज जा रही हूँ, लेकिन आपका लहजा इतना अजीब क्यों है? आर्यमन ने कड़वी भारी हंसी हंसी। मेरा लहजा तो वैसा ही है मैडम जी, बस शायद आपके सुनने का अंदाज बदल गया है। खैर, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और याद रखना कि अब तुम किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। आर्यमन ने बिना किसी सफाई के झटके से फ़ोन काट दिया। अनुषा वहीं हक्की बक्की खड़ी रह गई। उसे समझ नहीं आया कि अभी कल तक जो सब कुछ इतना हसीन था, तो अचानक आर्यमन को क्या हो गया। उसने दिल को बहलाया कि शायद बिजनेस की कोई बड़ी टेंशन होगी, इसलिए इस बात को ज़्यादा तवज्जो न देते हुए वो कॉलेज के लिए निकल गई। लेकिन कॉलेज में भी अनुषा का दिल पढ़ाई में जरा भी नहीं लग रहा था। उसके दिमाग में बार बार आर्यमन की वो बर्फीली और कड़वी बातें गूंज रही थीं, और उधर आर्यमन अपने ऑफिस में बैठा पागलों की तरह फाइलें इधर उधर पटक रहा था। उसका बिजनेस और प्रतिद्वंदी विक्रम, जो काफ़ी समय से उसके पीछे पड़ा हुआ था, उसे भी आर्यमन की इस कमजोरी का सुराग मिल चुका था। विक्रम ने आर्यमन को फ़ोन मिलाया और बड़े व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा, सुना है बहुत बड़ी कामयाबी मिली है तुम्हें अमेरिका से आते ही, लेकिन याद रखना आर्यमन, जो चीज़ें जितनी आसानी से मिलती हैं वो उतनी ही आसानी से छीन भी ली जाती हैं। आर्यमन ने गुस्से से अपना फ़ोन दीवार पर दे मारा। एक तरफ रिया के वो अनाम मैसेजेस उसका दिमाग खा रहे थे, और दूसरी तरफ बिजनेस की ये दुश्मनी। उसे लग रहा था कि जैसे कोई उसे चारों तरफ से घेर रहा है। लेकिन उसका सबसे बड़ा दर्द ये था कि वाकई अनुषा उसे धोखा दे रही है। शाम को जब आर्यमन घर लौटा, उसे दोबारा से अज्ञात नंबर से मैसेज मिला। अगर यकीन नहीं आता तो कल कॉलेज के बाहर आकर खुद ही देख लेना कि वो किसके साथ वक्त गुजारती है। आर्यमन ने गाड़ी का स्टीयरिंग इतनी कसकर थामा कि उसके हाथों की नसें उभर आईं। उसने ठान लिया था कि वो कल खुद अपनी आंखों से सच का पता करवाएगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। दूसरी तरफ अनुषा अपने कमरे में बैठी आर्यमन को मैसेजेस टाइप कर रही थी। क्या मुझसे नाराज़ हैं? लेकिन उसकी खास सना और गुरूर ने उसे ये मैसेज भेजने नहीं दिया। उसने तुरंत मैसेज डिलीट कर दिया और ख़ुद से कड़वे लहजे में कहा, अगर वो नाराज़ है तो खुद आकर बताएगा। दोनों के बीच एक ऐसी खामोश ऊंची दीवार खड़ी हो चुकी थी जिसका फ़ायदा उठाने के लिए दुश्मन तैयार बैठे थे। और रिया अपने घर की खिड़की से अनुषा के घर को देखकर एक शैतानी मुस्कान के साथ सोच रही थी, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, बर्बादी तो अभी बाकी है। अनुषा, अगर खूबसूरती पर ही फिदा होना था तो मैं तो तुमसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत हूँ। खैर, अगली सुबह जब अनुषा सोकर उठी तो उसे अपने सीने पर एक भारी सा बोझ महसूस हुआ, जैसे कोई बहुत बुरी अनहोनी होने वाली हो। उसने तुरंत अपना फ़ोन चेक किया कि शायद आर्यमन का कोई माफ़ीनामा या फिर कोई प्यार भरा मैसेज आया हो, लेकिन वहाँ पूरा सन्नाटा था। आर्यमन की वो पिछली रात वाली बेरुखी उसे किसी जहरीले नांग की तरह डस रही थी। उसने सोचा कि शायद आमने सामने बात करने से सब ठीक हो जाएगा, इसीलिए उसने रोज़ से ज़्यादा वक्त लगाकर खुद को संभाला। उसने हल्के गुलाबी रंग का एक बेहद खूबसूरत हसीन सूट पहना जिसके दुपट्टे पर बारीक सितारों का हल्का काम था। उसे उम्मीद थी कि आर्यमन उसे लेने आएगा या कम से कम रास्ते में कहीं ना कहीं उसका सामना जरूर होगा। लेकिन घर से निकलकर जब वो कॉलेज के लिए रवाना हुई तो उसे कहीं भी वो जानी पहचानी काली गाड़ी नजर नहीं आई। जबकि वहीं दूसरी तरफ आर्यमन अपनी गाड़ी में कॉलेज के गेट के बाहर
कुछ दूरी पर खड़ा हुआ था। उसकी आंखें लाल अंगारा हो रही थीं, जैसे वो पूरी रात सोया न हो। उसके दिमाग में रिया के वो मैसेजेस किसी हथौड़े की तरह बज रहे थे। वो खुद को बार बार समझा रहा था कि ये सब झूठ है, लेकिन शक एक ऐसा कीड़ा है जो विश्वास की मजबूत से मजबूत दीवार को भी चाट जाता है। जैसे ही अनुष्का कॉलेज के गेट पर पहुंची, उसका एक क्लासमेट रोहन उसके पास आया। रोहन दरअसल उससे नोट्स लेने आया था, जिसे रिया ने ही उसके पास भेजा था। लेकिन दूर खड़े आर्यमन को ऐसा लगा जैसे वो दोनों बहुत गहरी और निजी बातचीत कर रहे हो। रोहन ने हंसते हुए अनुषा को एक फाइल दी और अनुषा ने भी शिष्टाचार में मुस्कुराकर उसका शुक्रिया किया। आर्यमन के लिए ये मंजर बर्दाश्त से बाहर था। उसने गाड़ी का दरवाजा इतने गुस्से और इतनी जोर से खोला कि पास से गुजरते लोग भी उसे देखने लगे। वो तेज भारी कदमों से चलता हुआ अनुषा के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर बिखरा भयानक गुस्सा देखकर अनुषा के चेहरे की रंगत उड़ गई। आर्यमन, आप यहाँ? अनुषा ने हैरानी और खुशी के मिले जुले भावों के साथ कहा। लेकिन आर्यमन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक जहरीली कातिलाना नज़र रोहन पर डाली, जो माहौल की संगीनी को भांपते हुए तुरंत वहां से खिसक गया। तो ये है वो क्लासमेट जिसके लिए तुम मुझसे बेरुखी बरतती हो? आर्यमन की आवाज़ इतनी बुलंद थी कि आसपास खड़े छात्र मुड़ मुड़कर देखने लगे। अनुषा का सिर शर्म और जिल्लत से झुक गया। आर्यमन, आप ये क्या कह रहे हैं? वो सिर्फ नोट्स देने आया था। आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। आर्यमन ने कड़वा ठाका लगाया। गलतफहमी? जो मैंने अभी अपनी इन आंखों से देखा वो गलतफहमी है। मुझे तो पहले ही मैसेजेस आ रहे थे कि तुम किसी और को पसंद करती हो, और आज मैंने अपनी इन आंखों से देख भी लिया। अगर ऐसा ही था तो तुम इस रिश्ते से इनकार कर देती। क्यों मुझे धोखा दिया? अनुषा ने तड़पकर आर्यमन का हाथ पकड़ने की कोशिश की। भगवान के लिए आर्यमन, यहाँ तमाशा मत बनाइए, सब देख रहे हैं। हम घर चलकर बात करते हैं। आर्यमन ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। उसकी आंखों में अब मोहब्बत की जगह बेपनाह नफरत और हकारत थी। तुम्हारी जैसी लड़की के लिए घर का रास्ता अब मेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुका है। तुमने साबित कर दिया कि तुम उतनी ही घटिया हो। ये कहकर आर्यमन मुड़ा और अपनी गाड़ी की तरफ चला गया। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि अनुषा की आंखों से आंसुओं की अनबरत लड़ी बह निकली थी। वो बेजान होकर वहीं पर बैठ गई। उसे लगा जैसे उसकी हंसती खेलती दुनिया उजड़ गई हो। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आर्यमन को ये जहरीले मैसेजेस आखिर कौन कर रहा था, और उसका विश्वास इतना कमज़ोर क्यों निकला। शाम को जब वो घर आई तो उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसकी माँ ने कई बार दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उसने सिरदर्द का बहाना बनाकर दरवाज़ा नहीं खोला। जब रात के साए गहरे हुए तो उसने हिम्मत जुटाई और कांपते हाथों से आर्यमन को कॉल लगाई। उसका इरादा था कि वो उसे रो रो कर सब सच बता देगी, लेकिन आर्यमन ने पहली ही घंटी पर कॉल काट दी। अनुषा ने पागलों की तरह मैसेज करना शुरू किए। आर्यमन, प्लीज़ मेरी बात सुनिए। वो सिर्फ एक दोस्त था, आपको कोई बहका रहा है। उसने एक के बाद एक 20 मैसेज दागे। हर मैसेज पर सीन का निशान तो आ रहा था, मगर कोई जवाब नहीं आ रहा था। अनुषा ने तड़प कर दोबारा से कॉल की। इस बार आर्यमन ने फ़ोन उठा लिया, लेकिन वो बोला कुछ नहीं। सिर्फ उसकी भारी और टूटती सांसों की आवाज़ें आ रही थी। आर्यमन, कुछ तो बोलिए प्लीज़, आपकी खामोशी मुझे मार डालेगी। मैं कसम खाती हूँ मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। अनुषा बिलख बिलख कर इल्तिजा कर रही थी। आर्यमन की आवाज़ फ़ोन के उस पार से बेहद थकी हुई, बिखरी हुई और शिकस्त आई। रिश्ते कस्मों से नहीं, विश्वास से चलते हैं अनुषा, और तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए सिर्फ खामोशी है। उसने फ़ोन काट दिया और अनुषा ने सुना कि उसने उससे ब्लॉक भी कर दिया। अनुषा ने अपना सर तकिए में छिपा लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसे इस वक्त रिया का ख्याल तक नहीं आया कि वो उसकी बर्बादी पर अपने घर में जश्न मना रही होगी। वो सारी रात जागती रही, कभी आर्यमन के पुराने प्यार भरे मैसेजेस पढ़ती तो कभी उसकी आज वाली बर्फीली और तल्ख बातें याद करती। उसे शिद्दत से एहसास हो रहा था कि उनके बीच जो गलतफहमी की खाई पैदा हो गई है, उसे भरना अब नामुमकिन नहीं तो बेहद मुश्किल ज़रूर है। वो बेचारी नहीं जानती थी कि ये तो सिर्फ एक भावनात्मक तूफान था। अभी तो उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आफत यानी उसका अपहरण और वो काली गाड़ी उसका इंतजार कर रही थी। अगली सुबह जब आर्यमन अपने ऑफिस पहुंचा तो उसका चेहरा किसी सुलगते हुए अंगारे की तरह दहक रहा था। रात भर की बेख्वाबी और अनुषा की जुदाई से ज़्यादा उसे उस धोखे का दर्द बुरी तरह अंदर से तड़पा रहा था, जो उसे लग रहा था कि उसे दिया गया है। उसने अभी अपनी कुर्सी संभाली ही थी कि तभी उसका सेक्रेटरी घबराया हुआ अंदर दाखिल हुआ।
सर, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। हमारी जो टेक्सटाइल मिल्स की सबसे बड़ी डील अमेरिका के क्लाइंट्स के साथ होने वाली थी, वो कैंसिल हो गई है। सेक्रेटरी की आवाज़ थरथरा रही थी। आर्यमन ने झटके से सिर उठाया। क्या मतलब कैंसिल हो गई? सब कुछ तो फाइनल था। उसी लम्हे इंटरकॉम बज उठा और उसके बिजनेस प्रतिद्वंदी विक्रम की कॉल ट्रांसफ़र हुई। क्या हुआ आर्यमन? सुना है तुम्हारे हाथ से बड़ी मछली निकल गई। विक्रम का जहरीला तंजिया ठाका फ़ोन के उस पार से गूंजा। आर्यमन ने फ़ोन का रिसीवर इतनी कसकर थामा कि उसके हाथों की नसें नीली पड़ गई। ये सब तुमने किया है ना विक्रम? आर्यमन दहाड़ा। मैंने तो बस उन्हें हकीकत बताई है कि जो इंसान अपने मंगेतर को नहीं संभाल सकता, वो इतने बड़े बिजनेस को भला क्या संभालेगा। अभी तो तुम्हारे पतन की सिर्फ शुरुआत हुई है आर्यमन। अब देखो मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारी इस छमिया के साथ क्या करता हूँ, जिससे आजकल तुम्हारी खटपट चल रही है। विक्रम ने जहरीले लहजे में कहा और फ़ोन काट दिया। आर्यमन ने गुस्से को बाल में मेज पर रखा क्रिस्टल का पेपर वेट पूरी ताकत से दीवार पर दे मारा, जो चकनाचूर हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विक्रम को अनुषा और उनके बीच हुए झगड़े का इतनी जल्दी पता कैसे चला। दूसरी तरफ अनुषा की हालत भी कुछ अच्छी न थी। वो भारी बेजान कदमों से कॉलेज के गेट के बाहर निकली। सारा दिन उसका दिल किसी अनजान अनहोनी के खौफ से कांपता रहा। उसे रह रहकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई साए की तरह उसका पीछा कर रहा है। उसने बैग की बदली को कसकर पकड़ा और ई रिक्शा का इंतजार करने लगी। सड़क पर अजीब सा सन्नाटा था। अचानक ही काले शीशों वाली एक तेज रफ्तार गाड़ी उसके करीब आकर रुकी। इससे पहले कि अनुषा कुछ समझ पाती या चीख पुकार मचाती, दो नकाबपोश बदमाश गाड़ी से बाहर झपटे। एक ने उसके मुंह पर रुमाल रखा जिसमें किसी जहरीली नशीली दवा की गंध थी, और दूसरे ने उसे घसीट कर गाड़ी के अंदर पटक दिया। चंद सेकंड में वो काली गाड़ी धुआं उड़ाती हुई वहां से ओझल हो गई। पीछे सड़क पर सिर्फ अनुषा का गिरा हुआ रुमाल लावारिस पड़ा रह गया। शाम के साए जैसे जैसे गहरे होने लगे, अनुषा के घर में घबराहट और चिंता की लहर दौड़ गई। उसकी माँ बार बार दरवाजे पर जाकर गली में ताक झाँक करती। आज तो बहुत देर हो गई, पहले तो कभी इतनी देर नहीं हुई, उन्होंने बदहवास होकर अपने पति से कहा। शायद कोई एक्स्ट्रा क्लास होगी, पापा ने खुद को दिलासा देते हुए कहा। लेकिन जब 6 बज गए और अनुषा का फ़ोन भी लगातार बंद आने लगा तो घर में कोहराम मच गया। उधर आर्यमन अपने कमरे में अंधेरे में बैठा सिगरेट के छल्ले उड़ा रहा था। उसके सीने में गुस्सा भी था और दर्द भी, लेकिन अनजाने में वो बार बार अपना फ़ोन भी चेक कर रहा था कि शायद अनुषा का कोई तड़पता हुआ मैसेज आया हो। उसी वक्त उसके मोबाइल पर अनुषा के पापा की कॉल चमकी। आर्यमन ने भारी दिल से कॉल उठाई, लेकिन जैसे ही उसे अनुषा के गायब होने की खबर मिली, उसके हाथ से जलती सिगरेट छूटकर नीचे गिर गई। आर्यमन का सारा गुस्सा एक पल में हवा हो गया और उसकी जगह एक ऐसी बेपनाह तड़प ने ले ली जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वो पागलों की तरह कमरे से बाहर भागा। उसकी शर्ट के ऊपर के बटन खोले हुए थे और बाल बिखरे हुए थे। आर्यमन बेटा, कहाँ जा रहे हो? नौकरानी ने कॉफ़ी का कप आगे बढ़ाते हुए पूछा। लेकिन आर्यमन ने गुस्से में वो कप एक तरफ फेंका जो फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गया। पुलिस को फ़ोन करो और तुरंत अभी गाड़ी निकालो। वो बब्बर शेर की तरह दहाड़ा। उसके दिमाग में रिया की कही हुई जहरीली बातें और अनुषा का वो रोता हुआ मासूम चेहरा एक साथ घूमने लगा। उसे शिद्दत से याद आया कि कैसे उसने उसे बेसहारा अकेला छोड़ दिया था, और अब उसे एहसास हो रहा था कि शायद बहुत बड़ी गलती, नाकाबिले तलाफी गलती कर चुका था। सारी रात पुलिस और आर्यमन के आदमी शहर का चप्पा चप्पा छानते रहे, मगर अनुषा का कोई सुराग नहीं मिला। आर्यमन अपनी बालकनी में खड़ा खाली खाली नज़रों से सामने वाले घर को देख रहा था, जहां रिया के कमरे की बत्ती अभी तक जल रही थी। उसी वक्त उस अनाम नंबर पर खून का घूंट पीकर गुस्सा आ रहा था जिसने उसे भड़काया था। उसने उसी नंबर पर दोबारा कॉल की, मगर अब वो स्विच ऑफ जा रहा था। उसे लगा जैसे वो किसी बहुत गहरी और भयानक साजिश का शिकार हो चुका है। आर्यमन ने अपनी मुट्ठी पूरी ताकत से भींचकर दीवार पर दे मारी। अनुषा, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, चाहे मुझे पूरी दुनिया से लड़ना पड़े। उसने कसम खाई, लेकिन उसके दिल का एक कोना अभी तक इस शख्स से सुलग रहा था। क्या अनुषा वाकई उसे छोड़कर जाना चाहती थी? दूसरी तरफ अनुषा को जब होश आया तो उसका सिर दर्द से बुरी तरह फटा जा रहा था। उसने भारी पलकें खोलकर देखा तो खुद को एक आलीशान लेकिन रहस्यमय कमरे में पाया। ये किसी पुरानी खस्ता हाल जगह जैसा नहीं था, बल्कि किसी आलीशान फार्म हाउस का शाही बेडरूम लग रहा था। रात के कोई 1 या 2 बज रहे थे। उसने लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे की ओर बढ़कर उसे पीटना शुरू कर दिया। कौन है? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मुझे
यहाँ से बाहर निकालो अभी, वो चीखी। थोड़ी देर के बाद भारी बूटों की आवाज़ आई और दरवाज़ा खुला। सामने गुंडे जैसा शख्स खड़ा था जिसकी दरिंदगी भरी आंखें देखकर अनुषा का खून जम गया। उसने एक जोरदार थप्पड़ अनुषा के मुंह पर दे मारा। खामोशी से बैठ जा, वरना यहीं तेरी सारी बहादुरी निकाल दूंगा। उसने गलीज नज़रों से उसे देखा और उसकी चुन्नी की तरफ हाथ बढ़ाया। अनुषा ने दहशत ज़दा होकर खुद को चुन्नी में लपेट लिया और कमरे के कोने में दुबक कर रोने लगी। उसे इस वक्त आर्यमन की बहुत याद आ रही थी। वो आर्यमन जिसे वो दूध वाला समझकर जलील किया करती थी। काश वो आज उसे बचाने आ जाता। रात का आखिरी पहर था और फिजा में फैली ठंडक आर्यमन के वजूद में उतरते उस दर्द को कम नहीं कर पा रही थी जो उसे अंदर से तोड़ रहा था। वो अपनी बालकनी की मुडेर पर झुका लरजते हाथों से सिगरेट सुलगा रहा था। धुएं के बादलों में उसे बार बार वही दिन याद आ रहा था जब वो अमेरिका से वापस आया था और पहली बार उसने अनुषा को देखा था। वो कॉलेज से घर लौट रही थी, उसके हाथ में किताबें थीं और वो किसी बात पर अपनी सहेली से हंसते हुए बात कर रही थी। आर्यमन ने वहीं खड़े खड़े ये फैसला कर लिया था कि ये लड़की उसकी तकदीर बनेगी। उसने सिर्फ उसे देखने, उसे महसूस करने के लिए दूध वाले का रूप धारा था ताकि वो उसके मिजाज को समझ सके, उसके नखरे उठा सके। वो मुस्कुराया, मगर उस मुस्कुराहट में जहर भरा था। उसे याद आया कि वो किस तरह उसे उसकी औकात याद दिलाती थी और वो दिल ही दिल में हंसता था कि जब इसे सच पता चलेगा तो वो क्या करेगी। मगर अब वही अनुषा किसी भयानक खतरे में थी और वहाँ वो बेबस खड़ा सिगरेट फूंक रहा था। उसने गुस्से से सिगरेट का टुकड़ा पैरों तले मसल लिया। उसकी आंखें अब शक से नहीं बल्कि जुनून से अंगार हो रही थीं। जैसे ही सुबह का पहला उजाला फैला, आर्यमन के दिमाग में एक धमाका हुआ। उसे अपने बिजनेस प्रतिद्वंदी विक्रम की वो आखिरी कॉल याद आई जिसमें उसने घटिया शब्द का इस्तेमाल किया था। ये विक्रम ही हो सकता है, वही जानता था कि हमारी लड़ाई हुई है। आर्यमन ने बड़बड़ाते हुए फौरन अपना फ़ोन उठा और विक्रम का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से जैसे ही कॉल उठी, आर्यमन की आवाज़ किसी जख्मी शेर की तरह दहाड़ी। अगर उसे खरोंच भी आई विक्रम, तो मैं तुम्हारी नस्लें मिटा दूंगा। बताओ कहाँ है वो? विक्रम ने दूसरी तरफ से घटिया ठाका लगाया। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हमारा हीरो इतनी जल्दी समझ गया, लेकिन आर्यमन अब बहुत देर हो चुकी है। वो फार्म हाउस के उस कमरे में है जहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं आता। आर्यमन ने एक शब्द सुने बिना फ़ोन काटा और अपनी गाड़ी की तरफ भागा। वो जानता था कि विक्रम का वो गुप्त फार्म हाउस शहर से बाहर बियाबान में कहाँ पर स्थित है। गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। आर्यमन का दिल पूरी तरह से डूब उभर रहा था। जब वो फार्म हाउस पहुंचा तो वहां पर सन्नाटा फैला हुआ था, मगर वो सन्नाटा तूफान का पेशखेमा था। उसने गाड़ी सीधी गेट से टकरा दी और हाथ में रिवॉल्वर लिए बाहर निकला। पुलिस की गाड़ियां भी पीछे पीछे पहुंच चुकी थीं। थोड़ी देर तक फायरिंग का तबादला हुआ और आर्यमन पागलों की तरह उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां से उसे अनुषा के रोने की आवाज़ें आ रही थीं। उसने एक जोरदार लात से दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर का मंजर देखकर उसका खून खौल उठा था। वो गुंडा अनुषा की चुन्नी खींचने की कोशिश कर रहा था और अनुषा फर्श पर दुबकी हुई अपनी जान की भीख मांग रही थी। आर्यमन ने बिना सोचे समझे उस शख्स के सिर पर रिवॉल्वर का दस्ता दे मारा और उसे लहूलुहान कर दिया। अनुषा ने जैसे ही आर्यमन को देखा, वो भागकर उससे लिपट गई और उसका कंधा थाम कर हिचकियों से रोने लगी। आर्यमन, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलिए, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये लोग मुझे मार डालेंगे। उसकी आवाज़ थरथरा रही थी। आर्यमन ने उसे अपने मजबूत आगोश में समेट लिया। उसका गुस्सा, उसका शक सब अनुषा के आंसुओं में बह गया। कुछ नहीं होगा अनुषा, मैं आ गया हूँ ना। उसने उसके सिर पर हाथ रखा, मगर उसके लहजे में अब भी एक अजीब सी उदासी थी। वापसी के रास्ते में गाड़ी के अंदर मुकम्मल सन्नाटा था। आर्यमन स्टीयरिंग थामे सामने देख रहा था, जबकि अनुषा उसके बराबर में बैठी अब भी सहमी हुई थी। अनुषा, मैं जानता हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती। मुझे रिया ने सब बता दिया है कि तुम अपने किसी क्लासमेट को पसंद करती हो और मुझसे सिर्फ दौलत की खातिर जुड़ी हो। परेशान मत हो, मैं आज ही घर जाकर इस रिश्ते को ख़त्म करने का ऐलान कर दूंगा। आर्यमन की आवाज़ बेहद धीमी और शिकस्ता थी। अनुषा को लगा जैसे किसी ने उसे जीते जी मार दिया हो। उसने तड़प कर आर्यमन की ओर देखा। आर्यमन, आपको ये सब किसने कहा? रिया ने। वो झूठ बोल रही है आर्यमन, उसने मुझसे जलन में ये सब किया। वो खुद आपको पसंद करती है और हमारे बीच दरार डालना चाहती है। मेरा कोई क्लासमेट नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं। मैंने तो सिर्फ आपको चाहा है, चाहे वो दूध वाले के रूप में हो या फिर बिजनेसमैन के रूप में।
अनुषा की आवाज़ में सच्चाई की वो तड़प थी कि आर्यमन को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। उसने एकदम गाड़ी को ब्रेक लगाया और साकित हो गया। रिया ने झूठ बोला? उसने हैरानी से पूछा। हाँ आर्यमन, उसने मेरा फ़ोन इस्तेमाल करके आपको मैसेज किए होंगे। मैंने तो कभी आपको धोखा देने का सोचा भी नहीं, अनुषा ने रोते हुए कहा। आर्यमन ने शर्मिंदगी से अपनी आंखें बंद कर लीं और अनुषा का हाथ अपने हाथों में थाम लिया। मुझे माफ़ कर दो अनुषा, मैं कितना बेवकूफ़ था कि दूसरों की बातों में आ गया। उनकी मोहब्बत की तमाम गलत फहमियाँ अब उस खामोश सड़क पर दम तोड़ चुकी थी और उनके बीच एक नई और मजबूत भावनात्मक डोर जन्म ले रही थी। आर्यमन ने ठान लिया था कि अब वो अनुषा को कभी खुद से दूर नहीं होने देगा। घर का मंजर बेहद तनावपूर्ण था। हॉल में अनुषा के माँ बाप और आर्यमन के घर वाले किसी गहरे सदमे की तस्वीर बने बैठे थे। अनुषा की माँ का रो रो कर बुरा हाल था, जबकि उसके पापा साकित दीवार को तक रहे थे। रिया भी वहीं एक कोने में बैठी हमदर्दी का नकाब ओढ़े बार बार अनुषा की माँ को दिलासा दे रही थी। हालांकि उसके अंदर खुशी की शहनाइयाँ बज रही थीं कि उसने अनुषा का कांटा हमेशा के लिए रास्ते से निकाल दिया। उसी लम्हे बाहर गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई और आर्यमन की दहाड़ सुनाई दी, जो नौकर को गेट खोलने के लिए कह रहा था। सबके सब पागलों की तरह बाहर की ओर भागे। सामने आर्यमन अनुषा का हाथ थामे उसे सहारा दिए अंदर दाखिल हो रहा था। अनुषा का चेहरा पीला पड़ा था और आंखों के गिर्द सूजन थी, लेकिन आर्यमन की मौजूदगी ने उसे एक ढाम फराहम करा दी थी। अनुषा मेरी बच्ची, माँ ने उसे देखते ही सीने से लगा लिया और बिलख बिलख कर रोने लगी। पूरे घर में एकदम से खुशी और शुक्राने की लहर दौड़ गई, सिवाय रिया के, जिसके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। उसने आर्यमन की ओर देखा, जो उसकी आंखों में मौजूद भयानक गुस्सा और आग देखकर वो सहमकर पीछे हट गई। ये सब कैसे हुआ आर्यमन? पापा ने तड़प कर पूछा। आर्यमन ने अनुषा को सोफे पर बिठाया और फिर मुड़कर रिया की ओर इशारा किया, जिसका रंग अब डर के मारे सफ़ेद पड़ चुका था। ये सब इस दोस्त की मेहरबानी थी, जिसने जहर भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आर्यमन की आवाज़ किसी गरजते हुए बादल जैसी थी। उसने जेब से अपना फ़ोन निकाला और वो तमाम मैसेजेस सबके सामने स्क्रीन पर दिखा दिए, जो रिया ने अलग अलग नंबरों से किए थे। रिया, तुमने मेरी और अनुषा की मोहब्बत को सिर्फ इसलिए दांव पर लगा दिया क्योंकि तुम हम लोगों की मोहब्बत से जड़ रही थी। आर्यमन ने उसे झिड़का तो रिया के पास मुंह खोलने की भी हिम्मत नहीं बची। अनुषा ने बेयकीनी से अपनी उस सहेली को देखा जिसे वो अपनी बहन मानती थी। आर्यमन के माँ बाप ने वहीं खड़े खड़े रिया को फौरन घर से निकल जाने का हुक्म दिया और उसके परिवार से सारे रिश्ते हमेशा के लिए ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। इस बड़े हंगामे के बाद जब माहौल शांत हुआ तो आर्यमन के पापा ने अनुषा के पापा का हाथ अपने हाथों में थाम लिया। भाई साहब, बच्चों के बहुत इम्तिहान हो चुके, अब हम और देरी नहीं करेंगे। मैं चाहता हूँ कि अगले ही महीने इन दोनों की शादी हो जाए। अनुषा ने शर्माकर अपनी उंगलियां मरोड़ ली, जबकि आर्यमन ने एक तिरछी नज़र उस पर डाली और उसके लबों पर वही शरारती फातिहाना मुस्कुराहट आ गई जो कभी दूध वाले के रूप में हुआ करती थी। अगले कुछ दिन शॉपिंग और तैयारियों के नाम हो गए थे। आर्यमन अब हर वक्त तो अनुषा के साथ रहता था। वो एक शाम उसे शादी का जोड़ा पसंद करवाने के लिए शहर के एक बड़े डिजाइनर स्टूडियो ले गया। जब अनुषा ट्रायल रूम से गहरे लाल रंग का कामदार जोड़ा पहनकर बाहर निकली तो आर्यमन की नज़रें उस पर थम कर रह गईं। आज तो एलर्जी नहीं हो रही मुझे देखकर, आर्यमन ने उसके बेहद करीब आकर फुसफुसाया। अनुषा ने शर्माकर पलकें झुका ली। आर्यमन प्लीज, अब तो ये छेड़ना बंद करें, सब देख रहे हैं। आर्यमन ने उसका हाथ पकड़कर अपने होठों से लगा लिया। नहीं अनुषा, मैं तुम्हें ज़िंदगी भर छेड़ूंगा, ताकि तुम्हें हमेशा याद रहे कि वो दूध वाला कितनी मुश्किल से तुम्हें यहाँ तक खींच कर लाया है। रात को वापसी पर आर्यमन ने गाड़ी एक सुनसान मगर बेहद हसीन मकाम पर रोकी, जहाँ से पूरे शहर की रोशनियाँ टिमटिमाती हुई नजर आ रही थीं। अनुषा, मैंने तुम्हें पाने के लिए बहुत से रूप धरे हैं, बहुत मेहनत की है, बहुत पापड़ बेले हैं, लेकिन आज तुम्हें अपने सामने यूँ महफूज और अपनी बाहों में पाकर मुझे एहसास हो रहा है कि मेरी सारी मेहनत वसूल हो गई। आर्यमन के लहजे में अब वो पुरानी कड़वाहट नहीं बल्कि बेपनाह प्यार और सुकून था। अनुषा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। मैं भी बहुत जिद्दी थी आर्यमन, लेकिन अब मैं जानती हूँ कि आपके बिना मेरी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर अधूरी है। उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू किसी हसीन फिल्मी सीन से कम नहीं थी, जहाँ दो बिछड़े हुए दिल आखिरकार हमेशा के लिए एक हो रहे थे।
शादी की तैयारियां अब अपने चरम पर थीं। हर तरफ रंगों, खुशबुओं और ठहाकों का राज था। अनुषा अब बेहद खुश थी, क्योंकि उसे पता था कि आर्यमन का साया अब ताउम्र उसके साथ रहेगा। उसने रिया को माफ़ तो नहीं किया था, लेकिन उसे अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल फेंका था। अब उसका इंतज़ार सिर्फ उस दिन के लिए था जब वो आर्यमन की दुल्हन बनकर उसके घर जाएगी, जहाँ प्यार और मीठी नोकझोंक का एक नया सफ़र शुरू होने वाला था। शहर के सबसे बड़े बैंक्वेट हॉल में आज जश्न का समय था, जहाँ आर्यमन और अनुषा की शादी की तकरीब अपनी पूरी आबो हवा के साथ जारी थी। हर तरफ सुर्ख और सुनहरे रंगों की बहार थी और फिजा महकते गुलाबों की खुशबू से महक रही थी। अनुषा गहरे लाल रंग के जोड़े में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर हया और खुशी की एक ऐसी चमक थी जो उसके हुस्न को चार चांद लगा रही थी। दूसरी तरफ आर्यमन काले रंग की डिजाइनर शेरवानी में अपनी रौबीली पर्सनालिटी से सबका ध्यान खींच रहा था। विदाई का वक्त आया तो माहौल बहुत बोझिल हो गया। अपने माँ बाप के गले मिलते हुए अनुषा जार जार रो रही थी, लेकिन आर्यमन ने बड़े मान और हक से उसका हाथ थामा और उसे अपनी गाड़ी तक लेकर आया था। रोना बंद करो अनुषा, अब तो मेहमान नहीं बल्कि अपने घर की मालकिन बनने जा रही हो। आर्यमन ने गाड़ी चलाते उसका हाथ दबाया तो अनुषा ने नम आंखों से उसे देखा और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान बिखर गई। जब वो आर्यमन के आलीशान घर पहुंची, जिसे दुल्हन की तरह सजाया गया था, तो अनुषा को ऐसा लगा जैसे वो किसी हसीन ख्वाबों की दुनिया में कदम रख चुकी हो। फर्स्ट नाइट पर जब अनुषा कमरे में अकेली बैठकर अपने दिल की धड़कनों को संभालने की कोशिश कर रही थी, तो आर्यमन धीरे से कमरे में दाखिल हुआ। उसने शेरवानी उतारकर एक तरफ रखी और आहिस्ता से अनुषा के करीब आकर बिस्तर पर बैठ गया। उसने कांपते हाथों से अनुषा का घूंघट उठाया तो सामने बैठे उस हसीन चेहरे को देखकर उसकी सांसें थम गईं। आज तो तुमने सचमुच मुझे अपना कैदी बना लिया है अनुषा। आर्यमन ने उसके माथे पर बेहद प्यार से अपने नरम होंठ रखते हुए सरगोशी की। अनुषा ने शर्माकर अपनी पलकें मूंद लीं। आप आज भी वही शरारती आर्यमन हैं। मुझे लगा था शादी के बाद आप थोड़े गंभीर हो जाएंगे। आर्यमन ने एक ठहाका लगाया। गंभीर और मैं? अरे अभी तो शुरुआत है। अभी तो मुझे वो सारे पुराने हिसाब बराबर करने हैं जो तुमने उस बेचारे दूध वाले के साथ किए थे। काफ़ी देर तक दोनों एक दूसरे की आगोश में लिपटे मोहब्बत भरी बातें करते रहे। जब बात करते करते अचानक ही अनुषा को अपने वजूद पर आर्यमन के हाथों की सरसराहट महसूस हुई, तो उसके दिल की धड़कन एकदम से तेज हुई। अगले ही पल वो अपने नरम गरम होठों का स्पर्श उसकी गर्दन पर रख चुका था। इस स्पर्श पर अनुषा के पूरे वजूद में स्पार्क हुआ। उसने आर्यमन की बाहों से निकलना चाहा, लेकिन आर्यमन ने सख्ती से उसे अपने सीने से भींच लिया। अनुषा ने भी जल्दी ही हार मानते हुए खुद को उसके हवाले कर दिया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने खिड़की से अंदर झांका तो अनुषा की आंख खुली और उसी जानी पहचानी और अनोखी दस्तक उसे सुनाई दी। उसने हड़बड़ाकर देखा तो आर्यमन बिस्तर पर मौजूद नहीं था। अचानक उसे कमरे के बाहर बने टेलर्स के दरवाजे पर वही खास खटखट सुनाई दी जो वो बरसों से अपने घर के बाहर सुनती आई थी। उसने चादर को खुद पर लपेटा और तेजी से दरवाज़ा खोला। सामने का मंजर देखकर उसकी हंसी छूट पड़ी। आर्यमन वही पुराना मैला कुचला कुर्ता पहने, सिर पर पुराना पटका बांधे और हाथ में दूध का वही पुराना पीतल का कनस्तर लिए खड़ा था। उसके चेहरे पर वही पुरानी शरारती और मासूम मुस्कान थी। जी मैडम जी, भैंस का ताज़ा दूध ले लें। सुना है इस घर की नई मालकिन को दूध से बहुत एलर्जी है। आर्यमन ने दूध वाले के अंदाज में झुककर सलाम किया तो अनुषा एक पल में ही खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने आगे बढ़कर आर्यमन के हाथ से वो कनस्तर थाम लिया। अब वो सारी एलर्जी ख़त्म हो गई है आर्यमन, क्योंकि अब मुझे अच्छी तरह समझ आ गया है कि ये सिर्फ दूध नहीं बल्कि आपकी वो बेपनाह मोहब्बत है जो इतने सारे रूप बदलकर आखिरकार मेरे पास आ ही गई। आर्यमन ने उसे अपनी बाहों के घेरे में समेट लिया। तो क्या इस दूध वाले को अंदर आने की इजाज़त है? अनुषा ने शर्माते हुए अपना चेहरा उसके सीने पर छुपा दिया। ये घर, ये ज़िंदगी और ये दिल, सब कुछ सिर्फ आपका है। आर्यमन ने अपने हाथों से गिलास में दूध उंडेल कर उसे पिलाया। ये वही दूध था जिससे अनुषा कभी दूर भागती थी, लेकिन आज उसका हर घूंट दुनिया के हर स्वाद से ज़्यादा मीठा लग रहा था। उनकी ज़िंदगी का ये नया सफ़र बहुत ही हसीन यादों, थोड़ी सी प्यार भरी नोक-झोंक और अनगिनत खुशियों से महक रहा था। आर्यमन ने ये सब साबित कर दिया था कि अगर प्यार सच्चा हो तो वो किसी भी भेष में अपनी मंजिल ढूंढ ही लेता है, चाहे वो रास्ते एक साधारण दूध वाले की तंग गली से ही क्यों ना गुजरता हो।
दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक कहानी के साथ।